हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विथ रवि। आज इस वीडियो में क्लास 10th के साइंस यानी फिजिक्स के महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नों की श्रृंखला लेके आए हैं। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये चैप्टर इसमें है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन से संबंधित इसमें महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहला इसमें है समतल दर्पण के सामने एक वस्तु दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी होगी। तो जो समतल दर्पण होता है, समतल दर्पण के सामने जितनी दूरी पर वस्तु रखी रहती है उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। यानी 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखिए तो 10 सेंटीमीटर पर प्रतिबिंब बनेगा। यानी पहला का दूसरा ऑप्शन सही होगा। दूसरा प्रश्न आते हैं समतल दर्पण की फोकस दूरी। जो समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है वह अनंत होती है क्योंकि वह प्रकाश किरणों को मोड़ नहीं पाता है। तो दूसरा इसमें विकल्प सही होगा, दूसरा। तीसरा है अवतल दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उल्टा आभासी बड़ा, उल्टा वास्तविक बड़ा, सीधा आभासी बड़ा, उल्टा वास्तविक छोटा। तो जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र पर रहती है तो उसका प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक और बड़ा बनता है। यानी दूसरा ऑप्शन सही होगा, तीसरा का। ये इसके लिए 6 स्थितियां हैं तो उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। चौथा इसमें किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी सीधा व आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। वस्तु की स्थिति होगी ध्रुव व फोकस के बीच में, फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र से पीछे। तो अवतल दर्पण द्वारा कब प्रतिबिंब आभासी सीधा और आवर्धित बनता है? आवर्धित का मतलब बड़ा प्रतिबिंब बनता है, वस्तु के आकार से बड़ा बनता है। किस स्थिति में बनता है कि जब वस्तु आभासी एक ही स्थिति में बनता है जब ध्रुव और फोकस के बीच में रहेगी। 6वीं स्थिति है। तो चौथा का पहला ऑप्शन इसका सही होगा। 5वां है संयुग्मिक फोकस संभव है केवल उत्तल दर्पण में, अवतल दर्पण में, समतल दर्पण में, साधारण कांच में। तो जो संयुग्मिक फोकस होते हैं जिसको कॉन्जुगेट फोकाई बोला जाता है वह बस केवल अवतल दर्पण में संभव होता है, उत्तल दर्पण में नहीं। यानी दूसरा ऑप्शन सही होगा 5वां का। 6वां है फोकस दूरी F तथा वक्रता त्रिज्या R के बीच संबंध है। तो जो F होता है वो R/2 होता है, वक्रता त्रिज्या का आधा होता है फोकस दूरी। तो तीसरा ऑप्शन इसका सही होगा 6वां का। 7वां प्रश्न है एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी होगी। वक्रता त्रिज्या 12 दी है तो फोकस क्या होगी? इसके पहले फार्मूला बताएं कि F बराबर क्या होता है? R/2 होता है। तो वक्रता त्रिज्या 12 है तो 12 बटे कितना हो जाएगा? 2, यानी कितना आ जाएगा? 6 सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? अभी इसकी फोकस दूरी अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक आएगी। तो ये चौथा ऑप्शन सही होगा, 7वां का चौथा। 8वां थे एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी -10 सेंटीमीटर है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या। तो एक फोकस दूरी दिया तो वक्रता त्रिज्या इसकी दोगुनी हो जाएगी। यानी आंसर कितना आएगा? 10 गुना कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। यानी 8वें का दूसरा ऑप्शन सही होगा। 9वां है एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, दर्पण के उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या, वही सवाल इसमें 10 सेंटीमीटर था तो उसके वो वक्रता त्रिज्या पूछा है तो कितना आएगा? 20 सेंटीमीटर। चौथा ऑप्शन सही होगा, 9 का चौथा ऑप्शन सही होगा। 10वां किसी 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पे एक वस्तु रखी है तो वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण तथा फोकस के बीच बनेगा, फोकस पर बनेगा, दर्पण के वक्रता केंद्र पर बनेगा। तो जो 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी है और वस्तु कहाँ रखी है? 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, यानी वक्रता त्रिज्या पर रखी है, वक्रता केंद्र पर रखी है, C पर रखी है। तो कहाँ पर बनेगा? वक्रता केंद्र पे ही बनेगा। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा? चौथा, कि जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रहती है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पे ही बनता है, वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार का बनता है। ये स्थिति ध्यान रखना है इसमें। तो 10 का चौथा होगा। 11वां किसी वस्तु का वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बन सकता है उत्तल दर्पण द्वारा, अवतल लेंस द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा, समतल दर्पण द्वारा। तो किस द्वारा बन सकता है?
वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करना है, तो इसमें किसके द्वारा बन सकता है? ये केवल अवतल दर्पण द्वारा संभव होता है। ये छठवीं स्थिति में सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है। 11वां का तीसरा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट आते हैं 12वां प्रश्न पर। किसी दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब सदैव वस्तु से छोटा, सीधा व काल्पनिक बनता है। समतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में, अवतल किसी में भी नहीं। तो सदैव वस्तु से छोटा, सीधा व काल्पनिक बनता है। तो सदैव इसमें लग गया, तो इसमें कौन सा दर्पण होगा? हमेशा उत्तल दर्पण रहेगा। यानी 12 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? दूसरा, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण की विशेषता होती है कि हमेशा वस्तु प्रतिबिंब, वस्तु कहीं पे भी देखें उसका प्रतिबिंब सदैव क्या बनता है? छोटा बनता है, सीधा और काल्पनिक बनता है। तीसरा है कि किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस। दृष्टि क्षेत्र का मतलब प्रकाश किरणों को ज्यादा प्रसारित कौन करता है, फैलाता है कौन है? इसमें अवतल दर्पण फैलाता है। यानी 13वां का दूसरा ऑप्शन सही होगा। समतल दर्पण समांतर ही अनंत तक भेज देगा, अवतल दर्पण एक बिंदु पर केंद्रित कर देगा, उत्तल लेंस भी केंद्रित कर देता है, ये फैला देता है, इसलिए इसका दृष्टि क्षेत्र ज्यादा। 14 है, दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है तो अपवर्तन कोण होगा। तो जब लंबवत आपतित होगी किसी भी सीमा पृष्ठ पर प्रकाश किरण इस तरह से लंबवत आपतित होगी तो वह लंबवत ही निर्गत हो जाती है। यानी अभिलंब के साथ कोई कोण नहीं बनता है, तो आपतन कोण भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा और अपवर्तन कोण भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी 14वां कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला वाला, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 15वां आते हैं, यदि आपतन कोण 42 अंश तथा अपवर्तन कोण 30 है तब अपवर्तित किरण विचलित होगी। कितने कोण से विचलित होगी? वह होगी 12 अंश, यानी 12 डिग्री। यानी पहला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि आपतन कोण और अपवर्तन कोण में घटा देंगे तब जाके विचलन कोण पता चल जाएगा इसमें। 16 है, यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.5 हो तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तन, तो ये वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक दिया है, यानी ANG का वैल्यू दिया है कितना? 1.5 दिया है। हमको कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक पूछ रहा है, GNA का वैल्यू पूछ रहा है। GNA बराबर हम लोग जानते हैं कि 1 क्या होता है? ANG होता है। अब इसे वैल्यू रख देंगे 1/1.5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वह 0.67 आएगा, यानी चौथा ऑप्शन सही होगा इसका, 16 का चौथा। नेक्स्ट आते हैं 17वां प्रश्न। यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक होगा। फिर उसको उल्टा पूछ दिया, यानी 2 क्या होगा? 3 होगा। 17 का कौन सा ऑप्शन? तीसरा ऑप्शन। 18 है, कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है लाल रंग के लिए, बैंगनी रंग के लिए, हरे रंग के लिए, पीले रंग के लिए। तो किसके लिए अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है कांच का? वह होता है बैंगनी रंग के लिए सबसे अधिक होता है, लाल रंग के लिए सबसे कम होता है। तो दूसरा ऑप्शन सही होगा 18 का। और 19 आते हैं, यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है, वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है, तो कांच में प्रकाश की चाल होगी, तो जो अपवर्तनांक होता है वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक लिखेंगे तो ANG लिखेंगे। ये प्रकाश की चाल में इसका संबंध होता है, वायु में प्रकाश की चाल यानी VA बटे कांच में प्रकाश की चाल यानी VG। अब इसमें वैल्यू रख के इसको सॉल्व कर लेंगे। ANG का वैल्यू कितना रख देंगे? 3/2 रख देंगे, और VA का वैल्यू 3 × 10⁸, तो VG का वैल्यू से यहाँ सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, यानी दूसरा ऑप्शन सही होगा 19 का। 20वां प्रश्न है, वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, 3/2 अपवर्तनांक वाले कांच में प्रकाश की चाल होगी। तो सेम वही सब वैल्यू दिया है, बस दूसरे तरह से घुमा के पूछ दिया है, तो उसका भी आंसर वही आएगा 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। 21 प्रश्न आते हैं, वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, जल यानी अपवर्तनांक 4/3 में प्रकाश की चाल होगी। तो इसी तरह से इसमें लगा सकते हैं फार्मूले में कि अपवर्तनांक और प्रकाश की चाल के संबंध वाला फार्मूला लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो इसका भी आंसर आएगा 2.25 × 10⁸
मीटर प्रति सेकेंड, यानी पहला ऑप्शन सही होगा। 22 है, वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, जबकि एक पदार्थ में इसकी चाल 1.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। तो पदार्थ का अपवर्तनांक है, तो उसका अपवर्तनांक क्या होगा? मान लीजिए पदार्थ है, पदार्थ मान लीजिए मटेरियल लिखा है, तो यम कोई भी मटेरियल है तो ANM ये हो गया वायु के सापेक्ष उस पदार्थ का अपवर्तनांक। इसमें संबंध होगा VA अपन क्या हो जाएगा, VM हो जाएगा। अब इसमें रख देंगे ANM का वैल्यू कितना है, ये निकालना है। ANM VA का वैल्यू रख देंगे कितना, 3 × 10⁸ बटे 1.5 × 10⁸। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यानी चौथा ऑप्शन सही होगा, 22 का चौथा। नेक्स्ट है 23 है, वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक 4/3 तथा 3/2 है, तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक होगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? वायु के सापेक्ष जल तथा कांच का अपवर्तनांक दिया है, तो जल वायु के सापेक्ष जल का मतलब क्या होगा, ANW। इसका वैल्यू कितना है, 4/3 है। और वायु के सापेक्ष कांच यानी ANG, इसका वैल्यू दिया है कितना, 3/2। हमको पूछ रहा है क्या, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो जल के सापेक्ष का मतलब WNG, कांच जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। इसका फार्मूला लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, ANW/ANG लिख सकते हैं। अब ANW को मान रख देंगे 4/3, ANG का मान रख देंगे 3/2। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 8/9, या गुणा के रूप में रहेगा तो 4/3 गुणे के 2/3, या भाग में रहेगा तो 4/3 भागे कितना हो जाएगा, 3/2। तो इसका सही आंसर इसमें कौन सा आएगा, 23 का चौथा आएगा, 3/2 भागे 4/3। ये जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक पूछा है, यहाँ से इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। 24 है, इसमें निम्नलिखित में से कौन लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है, जल, कांच, प्लास्टिक, इनमें से सभी। तो जो पारदर्शी माध्यम है उसके द्वारा लेंस बनाया जा सकता है, तो इसमें से कौन किसके द्वारा लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है, किसका प्रयोग कर सकते हैं इसमें, इन तीनों का कर सकते हैं, यानी इनमें से सभी। चौथा ऑप्शन सही होगा 24 का। 25 है, उत्तल लेंस के प्रकाशीय केंद्र तथा फोकस के बीच स्थित वस्तु का लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होगा। उत्तल लेंस के प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच में जो प्रतिबिंब रखा जाएगा वह सदैव आभासी, बड़ा और वस्तु से सीधा बनता है, सीधा, बड़ा और आभासी बनता है, यानी पहला ऑप्शन सही होगा, 25 का पहला। 26 है, किसी उत्तल लेंस से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा और सीधा बनता है जबकि वस्तु को रखा जाए लेंस के फोकस तथा फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर, लेंस से उसकी फोकस दूरी के दोगुनी दूरी से अधिक दूरी पर, लेंस के फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच में, लेंस से उसकी फोकस दूरी के दोगुनी दूरी पर। तो उसका प्रतिबिंब बड़ा और सीधा बनाना है, तो उत्तल लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बड़ा और सीधा बनेगा तो वस्तु की स्थिति कहाँ पर रहनी चाहिए, वह फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच में होना चाहिए, यानी 26 का तीसरा ऑप्शन सही होगा। 27 है, सब स्थितियों पर वस्तु द्वारा प्रतिबिंब बनने की स्थितियों पर सब आधारित प्रश्न है। 27 है, एक वस्तु उत्तल लेंस के सामने 2f दूरी पर रखी है तो लेंस से उसका प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर, 2f पर, f पर, 3f पर। तो कहाँ प्रतिबिंब बनेगा, 2f पर ही बनेगा। 2f दूरी पर रखेंगे तो 2f बनता है, यानी 27 का दूसरा ऑप्शन सही होगा। 28 प्रश्न है, उत्तल लेंस से किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा एवं बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को रखना चाहिए। वस्तु का वास्तविक, उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब बनाना है तो वस्तु कहाँ पर रखना पड़ेगा, लेंस से f और 2f के बीच में रखना पड़ेगा, यानी 28 का तीसरा ऑप्शन सही होगा।
29 आते हैं, किसी वस्तु तथा उसके प्रतिबिंब की लेंस के प्रकाशीय केंद्र से दूरी क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है, वस्तु के प्रतिबिंब तथा वस्तु की लंबाई का अनुपात होगा। तो इसमें दिया है किसी वस्तु तथा उसके प्रतिबिंब की लेंस से प्रकाश है, यह वस्तु की दूरी है तो इसको u से प्रदर्शित करेंगे, ये प्रतिबिंब की दूरी है इसको v से प्रदर्शित करेंगे। तो v प्रतिबिंब तथा वस्तु की लंबाई क्या कहलाता है, v अपन a के बराबर आता है, v अपन u के बराबर आता है। तो v का वैल्यू कितना रख देंगे 30, u का वैल्यू 10, यानी कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो क्या होगा 1 से अधिक होगा, यानी 29 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, दूसरा। 3 आया तो 1 से अधिक है। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा, आभासी तथा छोटा बनता है। अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, समतल दर्पण, अवतल लेंस। तो किसके द्वारा, ये अवतल लेंस द्वारा, यानी चौथा ऑप्शन सही होगा 30 का। 31 है, 0.4 मीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस से 0.4 मीटर की दूरी पर स्थित के वास्तविक वस्तु का प्रतिबिंब बनता है अनंत पर। लेंस से 0.4 मीटर दूरी पर वस्तु की ओर, लेंस से 0.2 मीटर दूरी पर वस्तु की ओर, लेंस से 0.4 मीटर दूरी पर वस्तु से विपरीत ओर। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, वो तीसरा होगा, लेंस से 0.4 मीटर दूरी पर वस्तु की ओर। इसका फोकस दूरी दिया है, वस्तु की दूरी दिया है, इसमें लेंस का फार्मूला लगाएंगे, लगा के इसको सॉल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा। 32 है, एक लेंस से 0.2 मीटर दूर रखी वस्तु के आभासी प्रतिबिंब का आवर्धन 0.5 है, यह लेंस होगा। अब इसका आवर्धन, कोई लेंस है उसका आवर्धन 0.5 है, तो ये यहाँ से निकाल सकते हैं इसका, उसकी फोकस दूरी और प्रकृति पूछा है, इसमें कौन सा होगा, वह दूसरा होगा 0.2 मीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस होगा। 33 प्रश्न है, संलग्न चित्र में आयत P, ये P दिया है, एक प्रकाशिक अवयव है, इस पर आपतित समांतर किरणें A और B तथा निर्गत किरणें C और D है, प्रकाशिक अवयव P होगा। अब ये प्रकाश किरणें समांतर जा रही हैं और ये केंद्रित हो जा रही हैं एक बिंदु पर, यानी प्रकाश मोड़ने का काम कर रहा है, तो इसमें कौन सा लेंस संभव हो सकता है, उत्तल लेंस संभव हो सकता है, यानी 33 का तीसरा ऑप्शन सही होगा। 34 है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता होगी। तो सेंटीमीटर में फोकस दिया है फोकस दूरी, तो क्षमता P बराबर क्या हो जाएगा 100/F हो जाएगा, इतना डायोप्टर हो जाएगा। तो इसे वैल्यू रख देंगे 100/F का वैल्यू कितना होगा 25, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, 4 डायोप्टर। कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहला है, यानी 34 का पहला ऑप्शन सही होगा। 35 है, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी 2 मीटर है, लेंस की क्षमता होगी। तो जब फोकस दूरी मीटर में दी है तो सीधे P बराबर क्या लगा देंगे 1/F, तो इसमें वैल्यू रख देंगे 1/F का वैल्यू कितना आ जाएगा 2, यानी 0.5 आ जाएगा, यानी पहला ऑप्शन इसका भी सही होगा, 35 का पहला। 36 प्रश्न आता है, एक उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, फोकस दूरी होगी। तो जब क्षमता 2 डायोप्टर है तो फोकस दूरी निकालना होगा, तो कितना आ जाएगा 50 सेंटीमीटर आ जाएगा, यानी 36 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, दूसरा सही होगा। फार्मूले का प्रयोग कर लेंगे। 37 में भी 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी, कितनी होगी 2 डायोप्टर होगी, यानी 37 का कौन सा सही होगा, दूसरा ऑप्शन सही होगा। 38 है, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी की अवतल लेंस की क्षमता होगी, तो फोकस दूरी एक ऋणात्मक हो जाएगी, अवतल लेंस है इसलिए एक -2 2 डायोप्टर रहेगी, 38 का पहला। 39 है, एक व्यक्ति अपने चश्मे में 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस प्रयोग करता है, इस लेंस की क्षमता होगी, तो इसकी भी क्षमता कितनी निकाल सकते हैं, उत्तल लेंस है तो 5 हो जाएगी +5 डायोप्टर, यानी दूसरा ऑप्शन सही होगा 39 का। 40 है, -5 डायोप्टर क्षमता के लेंस की फोकस दूरी होगी, तो यहाँ से फार्मूला निकाल लेंगे, फोकस दूरी पूछा है तो यहाँ से क्या नहीं,
ये एफ का वैल्यू निकालना है, सब मीटर में दिया है, तो एफ बराबर क्या हो जाता है, 1/p हो जाएगा। तो 1/p यानी एक पी का मान रखेंगे -5, तो कितना होगा, इसको हल करेंगे तो -0.2 मीटर आ जाएगा, यानी तीसरा ऑप्शन इसका सही होगा, 40 का तीसरा। तो इस तरह से इस वीडियो में 40 प्रश्न बहुविकल्पी प्रश्न की श्रृंखला थी, जो यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के लिए क्लास 10th के साइंस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।